नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। लोकसभा में बुधवार को संविधान संशोधन समेत 3 विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को विचार के लिए भेज दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच सदन में इन सभी विधेयकों को पेश किया। संसद की संयुक्त समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे और ये अपनी रिपोर्ट अगले संसद सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक पेश करेगी। इसमें संविधान का 130वां संशोधन विधेयक ज्यादा चर्चा में है, जिसमें यह प्रावधान होगा कि अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री किसी भी गंभीर आपराधिक मामले में 30 दिनों तक जेल या फिर हिरासत में रहता है तो उसका पद 31वें दिन समाप्त मान लिया जाएगा। इसी बात को लेकर पूरा विपक्ष सत्ता पक्ष पर बिफरा हुआ है। कितने फीसदी सांसदों पर है आपराधिक मामले और क्यों विपक्ष मचा रहा है हंगामा? देखिए एक खास रिपोर्ट। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक समेत 3 बिल पेश किए। तीनों विधेयक पेश करते ही विपक्ष के सांसदों ने संविधान को मत तोड़ो के नारे लगाए। कांग्रेस के एक सांसद के सवाल पर अमित शाह ने कहा कि मुझ पर झूठे आरोप लगाए थे। मेरे अरेस्ट के बाद मैंने इस्तीफा दिया था। जब तक मैं अदालत से बरी नहीं हो गया, मैंने अपना पद दोबारा नहीं संभाला। इस विधेयक के मुताबिक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सहित किसी मंत्री के 5 साल से ज्यादा सजा वाले अपराध में गिरफ्तारी या 30 दिन हिरासत में रहने के बाद 31वें दिन उसे पद से मुक्त मान लिया जाएगा। विपक्ष के हंगामे के बीच कुछ सांसदों ने अमित शाह पर कागज भी उछाले और जमकर नारेबाजी की। क्या लिखा हुआ है वो तो समझे। ये रातों रात क्यों लाए बिल? पहले तो नहीं था, क्योंकि कांग्रेस वहाँ जमीन पे उतरी हुई है, तो ये दिखा हुआ जैसा वुमेन्स बिल को लाए थे ना, वैसा ही ये भी करेंगे। ये सब ड्रामे हैं और क्या लिखे हैं उसमें, उसके हिसाब से तो आधा पार्लियामेंट ये लोग सब अंदर रहना चाहिए। It stands that presumption on its head. It is destructive of the basic structure of the Constitution for the simple reason because its potential for misuse of state instrumentalities is enormous. It is violative of Article 21 of the Constitution of India, which is the due process clause. It throws constitutional principles like collective responsibility of the cabinet to the legislative assembly to the winds. And last of all, FIR, उसके बाद जांच, उसमें चाहे गिरफ्तारी, उसके बाद आरोप पत्र दाखिल करना. This is absolutely no presumption of guilt. आरोप पत्र दाखिल होने के बाद, after charges are framed, then only do you plead not guilty. So what are we talking out here? You are fundamentally destroying the Constitution completely. That's besides the point. You can't make an investigating officer or an SHO the boss of the Prime Minister. What are you doing? सियासत और अपराध का साथ काफी पुराना है। देश के तमाम बड़े राज्यों में सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्रियों तक पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। देश की मौजूदा संसद में भी 46% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने 6 महीने और तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी ने 241 दिनों तक न्यायिक हिरासत पर जेल में रहने के बाद अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया था। केजरीवाल तो पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले पहले सीएम थे। उस वक्त गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में कहा था कि ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। क्या कहती है सांसदों की आपराधिक कर्म कुंडली? आइए इसे ग्राफिक्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सांसदों की कर्म कुंडली। 2025 लोकसभा के 46% सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले, 251 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR ने जारी किया आंकड़ा, साल 2019 में कुल 233 सांसदों पर थे क्रिमिनल केस। ये कुल सांसदों का 43% हिस्सा है। 2014 में 185 सांसदों यानी 34% पर केस। 2009 में 162 संसद सदस्य यानी 30% पर केस। 2004 में 125 सांसदों यानी 23% आपराधिक मामलों की घोषणा की। गंभीर अपराध के मामलों वाले सदस्यों की संख्या 2009 से 124% बढ़ी। 4 ने खुद पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 दर्ज होने की जानकारी दी। ये धारा हत्या से संबंधित
मामलों में दर्ज की जाती है। 27 ने खुद पर बीएनएस की धारा 307 दर्ज होना बताया। 15 सांसदों ने उन पर बीएनएस की धारा 64 यानी रेप के मामले दर्ज बताए। 18वें लोकसभा के पार्टीवार आंकड़े, बीजेपी के 240 सांसदों में से 94 यानी 39%, कांग्रेस के 99 एमपी में से 49 पर आपराधिक मामले दर्ज। 2024 में चुनकर आए 93% उम्मीदवार करोड़पति। 2019 के 88% के मुकाबले 5% अधिक। लोकसभा के 553 सदस्यों में से 504 करोड़पति। बीजेपी के 240 सांसदों में से 227 यानी 95% करोड़पति। कांग्रेस के 99 में से 92 यानी 93% करोड़पति। डीएमके के 22 में से 21 यानी 95% करोड़पति। तृणमूल कांग्रेस के 29 में से 27 यानी 93%। समाजवादी पार्टी के 37 सांसदों में से 34 यानी 92% करोड़पति। इस मामले को लेकर भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा, संसद में विपक्षी सांसदों खासकर कांग्रेस सांसदों ने जिस तरह का व्यवहार किया वैसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। जिस तरह से विपक्षी सांसदों ने बिल की प्रतियां फाड़ी और फेंकी और अध्यक्ष को सूचित किया। बिल की प्रतियां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर फेंकी गई। विपक्ष द्वारा एक काला अध्याय लिखा गया है। उन्होंने ये सब भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए किया। सरकार जेल से नहीं चलाई जा सकती। जब इंदिरा गांधी द्वारा इस तरह का बिल लाया गया था तो इसमें उल्लेख किया गया था कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। इस बिल में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। लालू प्रसाद यादव को बचाने के लिए मनमोहन सिंह एक अध्यादेश लाए। उस अध्यादेश को फाड़ दिया और कहा कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। आज फिर से बिल फाड़ा गया है, जिसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि सरकारें जेल से चलाई जाएं। देश इस पाखंड को देख रहा है। देखिए, आप सभी ने आज देखा होगा सदन में जिस प्रकार का कृत्य ऑपोजिशन द्वारा किया गया और खास करके कांग्रेस के सदस्यों द्वारा जो व्यवहार आज सदन में हुआ है, वो अपने आप में मुझे लगता है भारत के सदन के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ होगा। जब माननीय गृह मंत्री जी संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 उसे पटल पर रख रहे थे, उस समय जिस प्रकार का व्यवहार किया गया, जिस प्रकार से बिल की प्रतियों को फाड़ करके विपक्ष ने फेंका, जिस प्रकार से पीठासीन हमारे स्पीकर के तरफ सदस्य ऑपोजिशन के बढ़े, उन्हें इंटिमिडेट, उनकी तरफ लपकने की कोशिश की गई और माननीय गृह मंत्री जी के चेयर की तरफ लपकने की कोशिश की गई, उनके ऊपर कागज, ये बिल के प्रति को फाड़ के फेंका गया, वो आज हम सबने देखा है। ये आज एक काला अध्याय है जिसको कि ऑपोजिशन ने लिखा है। और किस लिए किया है ये परिश्रम जो ऑपोजिशन ने किया है काला अध्याय लिखने के लिए, किस लिए किया है? करप्शन को और भ्रष्टाचार को बचाने के लिए किया है। आप बताइए, ये जो संविधान संशोधन है जिसको आज माननीय गृह मंत्री पटल पर रख रहे थे, इसका ध्येय क्या है? इसका एक लाइन में ध्येय है कि जेल से रहकर सरकार नहीं चलाई जा सकती है। जो भी व्यक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो यूनियन मिनिस्टर्स हो, चाहे वो स्टेट के मुख्यमंत्री हो, चाहे वो स्टेट के मिनिस्टर्स हो, यदि वो जेल में बंद हैं, 30 दिन तक जेल से वो सरकार नहीं चला सकते हैं, 30 दिन के अंदर उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिलता है तो वो सरकार नहीं चला सकते हैं जेल से। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने ऑफिस को भी नहीं बचाया है। इसमें प्रधानमंत्री खुद इंक्लूडेड है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने यूनियन मिनिस्टर्स को, कैबिनेट को भी नहीं बचाया है। यूनियन कैबिनेट भी इंक्लूडेड है। याद करिए, जब इसी प्रकार का एक बिल इंदिरा जी लेकर आई थी तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, द प्रेसिडेंट्स ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस, आप इनके ऊपर केस नहीं कर सकते हैं। बाकी लोगों के ऊपर केस कर सकते हैं, मगर इन पदों के ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर केस नहीं कर सकते हैं। मतलब इंदिरा जी ने और कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को बचाने के लिए रास्ता बनाया था, मगर बाकियों के लिए बिल लाया। यहां पर प्रधानमंत्री भी जुड़े हुए हैं, यूनियन मिनिस्टर्स भी जुड़े हुए हैं, स्टेट मिनिस्टर और स्टेट के मुख्यमंत्री। आप देखिए, लालू प्रसाद यादव जी को बचाने के लिए
मनमोहन सिंह जी एक ऑर्डिनेंस लेकर आए थे और राहुल गांधी का उस समय का रवैया क्या था आप याद करिए। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बैठ करके उन्होंने उस ऑर्डिनेंस के कागज को फाड़ करके इस प्रकार से हवा में उछाला था कि मैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं और कोई भी भ्रष्टाचारी व्यक्ति जेल से सरकार नहीं चलाना चाहिए। उस समय के रवैये और आपके रवैये में इंडी गठबंधन के लोग ये डाइवर्ट करना चाहते हैं पब्लिक का अटेंशन। इतना इम्पोर्टेंट एक डिसीजन सरकार लेने जा रही है, एक बिल लाने जा रही है जिससे कि जो लोग जेल में रह रहे हों वो मंत्री पद में नहीं रहेंगे। 30 दिन से ज़्यादा अगर वो रह रहे हैं तो वो मंत्री पद या कोई इम्पोर्टेंट पोस्ट वो होल्ड नहीं करेंगे। अब इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो कोई काम नहीं हो सकता है प्रजातंत्र में। लेकिन इन लोगों को, विपक्षियों को कोई दूसरा काम नहीं है, इनको डिस्टर्ब करना है पार्लियामेंट का। पूरा सेशन, ये जो मानसून सेशन है, उन लोगों ने बर्बाद कर दिया। आज भी ऐसा लग रहा है कि ये चाह नहीं रहे कि चलने देना। तो अब ऐसी स्थिति में जहां पब्लिक का इतना इम्पोर्टेंट जो है सो टाइम, पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है, वहां इम्पोर्टेंट बिजनेस अगर ट्रांजैक्ट नहीं करे संसद में तो ये पब्लिक के साथ अन्याय है। इसलिए सारे जो इम्पोर्टेंट बिल्स थे वो हम पास कर रहे हैं, वो हम करेंगे। यही मैं कह रहा हूं कि इस इम्पोर्टेंट बिल में तो मुझे लगता है कि विपक्ष को भी सदन में प्रस्तुत होकर और उसको भी साथ देना चाहिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है, ऐतिहासिक एक कदम उठाने जा रही है सरकार, इसमें सबको साथ देना चाहिए। 30 दिन से ज़्यादा जो भी करप्शन के केसेज में या किसी केस में जेल में रहता है उसको कोई महत्वपूर्ण पद उसको रखने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। इतने महत्वपूर्ण बिल में सबको साथ देना चाहिए। केंद्र सरकार के मुताबिक अभी केंद्र शासित प्रदेशों में गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963, इसके तहत गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 की धारा 45 में संशोधन की आवश्यकता है। केंद्र ने इस बिल को लेकर बताया कि संविधान में किसी ऐसे मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है जिसे गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार किया गया हो और हिरासत में लिया गया हो। इसलिए ऐसे मामलों में प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री और राज्यों या नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली के मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री को हटाने के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239 ए में संशोधन की जरूरत है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 54 में संशोधन के बाद गंभीर आपराधिक केस में गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को 30 दिन में हटाने का प्रावधान होगा। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगाने वाला बिल भी पेश होगा। केंद्र सरकार लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगाने वाला बिल भी पेश कर सकती है। कैबिनेट ने मंगलवार को ऑनलाइन गेमिंग बिल को मंजूरी दी है। इसमें ऑनलाइन मनी गेमिंग विज्ञापन खेल के लिए उकसाने वाले को सजा, जुर्माना या दोनों हो सकता है। 3 साल तक कैद या 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। केंद्र सरकार पार्लियामेंट में जो बिल लेकर के आ रही है, आम आदमी पार्टी उसका पुरजोर विरोध करती है। ये बिल सरासर तानाशाही को लागू करने का तरीका है। केंद्र सरकार विपक्षी पार्टियों के खिलाफ एजेंसियों का दुरुपयोग करती रही है। कभी मंत्री को गिरफ्तार कर लेना, कभी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लेना दूसरे दलों के। अब अगर इस कानून को लागू कर दिया जाए तो सत्येंद्र जैन जी को तो इन्होंने 1.5 साल तक, 2 साल तक सीबीआई ने फर्जी केस बना के उनको जेल के अंदर रखा और अभी कुछ दिन पहले बोला कि कोई सबूत ही नहीं है, केस वापस ले रहे हैं हम लोग। तो सत्येंद्र जैन जी को तो इस कानून से हटाया जा सकता था मंत्री पद के, बिना उनके किसी कसूर के। ये तो सरकार गिरा सकते हैं इस कानून का इस्तेमाल करके। 6 महीने के लिए किसी मुख्यमंत्री को जेल में डाल दीजिए फर्जी केस बना के, जैसे अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने डाल दिया था, और 6 महीने बाद कहेंगे सबूत नहीं, हम केस वापस ले रहे हैं। लेकिन तब तक सरकार गिरा चुके होंगे, मुख्यमंत्री हटा चुके होंगे।
तो ये तो लोकतंत्र को तानाशाही में बदलने का भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र है। आम आदमी पार्टी ऐसे किसी भी बिल, ऐसे किसी भी कानून का पुरजोर विरोध करती है। देखिए, माननीय मोदी जी ने जो बहुत बड़े बड़े लेजिस्लेशन आम गरीब लोगों को ध्यान में रखकर किया, उसमें ऑनलाइन गेमिंग एक बहुत ही फार रीचिंग लेजिस्लेशन। कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं है जहां की बच्चे, युवा, महिलाएं, गरीब लोग इस चक्कर में नहीं फंसते। और जितनी आत्महत्याएं की घटना यदि हो रही है, उसके तह पर यदि आप जाएंगे, खासकर युवाओं में जो आत्महत्या हो रही है, उसमें ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी के चक्कर में ही जो है उनके पैसे डूबते हैं। जो पिताजी की कमाई है, जीवन भर की कमाई है, उसको बैंक से निकालते हैं। और इसका जो नतीजा है वो फाइनली घर, परिवार सभी तबाह हो रहा है। और इतनी बड़ी ये लॉबी है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। आप ये समझें कि हमारी इकोनॉमी अभी 4 ट्रिलियन की है। ऑनलाइन गेमिंग यदि इसको लेजिस्लाइज कर दिया जाता तो ये कम से कम $10 ट्रिलियन का जो है ये इकोनॉमी होता। तो कितने बड़े बड़े सुरमा महारथी इसमें लगे होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि न खाएंगे न खाने देंगे, उन्होंने ये बिल लाया है। ये बिल जो है, और बिल लाया ही नहीं है, आज के आज मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। अभी 2 बजे जब पार्लियामेंट चालू होगी तो शायद ये बिल पास भी हो जाएगा। तो किसी को कोई मौका ही नहीं हुआ। कल कैबिनेट ने पास किया, आज पार्लियामेंट में आ गया और 2 घंटे में ये बिल पास हो जाएगा। तो जितने लॉबिस्ट हैं वो अपने घर के चक्कर में ही रह जाएंगे, घर में ही रह जाएंगे। और युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए जो है एक बहुत बड़ा बिल मोदी सरकार लेकर आई है, वो बधाई के पात्र है। चुनाव चाहे विधानसभा का हो या फिर लोकसभा का, चुनाव परिणाम आने के ठीक पहले से एक चीज खूब चर्चा में रहती है और वो है हॉर्स ट्रेडिंग। इसको बिल्कुल सरल भाषा में सांसदों या फिर विधायकों की खरीद फरोख्त कहा जाता है। तमाम बड़ी पार्टियों की नजर इसी पर होती है। कहा जाता है कि भारतीय राजनीति में हॉर्स ट्रेडिंग की शुरुआत 1967 में हुई। अक्टूबर 1967 में हरियाणा के एक विधायक गया लाल ने 15 दिनों के भीतर 3 बार दल बदलकर इस मुद्दे को राजनीति की मुख्य धारा में ला दिया था। उस दौर में आया राम गया राम की राजनीति देश में काफी प्रचलित हो चली थी। इस मौका परिस्थिति की प्रथा को बंद करने के लिए 1985 में 52वां संविधान संशोधन किया गया और संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिससे कि पार्टी छोड़कर भागने की प्रथा पर काबू पाया जा सके। हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर खासी गोपनीयता भी बरती जाती है। इसी हॉर्स ट्रेडिंग ने कई राज्यों में सत्ता परिवर्तन भी कराया है। इसकी चर्चा हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ये भी एक हाई प्रोफाइल क्राइम है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं, एक बार यह कानून पास हो गए तो देश भर के सभी मंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री इनके नियंत्रण में होंगे, क्योंकि आज ऐसी व्यवस्था है कि अगर कोई ऐसी धारा लगाता है तो उसे निचली अदालत में जमानत नहीं मिलती। इसलिए अगर जमानत मिलने में 3 महीने लग जाते हैं तो वो व्यक्ति मंत्रिमंडल से बाहर हो जाता है। इसका मतलब सरकार बगावत रोकने के लिए यह कानून बना रही है। तो वही जम्मू कश्मीर के कांग्रेस प्रभारी तारिक हमीद कर्रा इसको लोकतंत्र पर निरंकुशता के कब्जे का उदाहरण बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को सशक्त बनाने के बजाय आप उन्हें कमजोर करने की हर संभव कोशिश करते हैं। कल तक आप लोगों को कमजोर करते रहे, आज आप किसी भी मुख्यमंत्री को नहीं बख्श रहे। एक तरह से आप चुने हुए प्रतिनिधियों पर शिकंजा कस रहे हैं। ये बहुसंख्यावाद का सबूत है। मतलब ये जो कानून पास होने के बाद पूरे देश के मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री सब उसके कंट्रोल में हो जाएगा, क्योंकि आज जो व्यवस्था है, कोई ऐसी धारा लगा दें जो आपको लोअर कोर्ट में बेल नहीं मिलेगा, तो फिर वो तो यदि बेल मिलने में 3 महीने लग गए तो सर मंत्रिमंडल से गया, तो एक नया हथियार है। इसका मतलब यह है कि सरकार बगावत रोकने के लिए कानून, ये तो इन्होंने अपना जो उनकी मानसिकता है, यानी मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि जम्मू कश्मीर तो ऑटोक्रेसी की नजर हो ही गया, लेकिन पूरा मुल्क जो है उधर डेमोक्रेसी इज बीइंग टेकन ओवर बाय ऑटोक्रेसी, और उसका ये बदतरीन एक नमूना है। जहां पे आप बजाय लोगों को एम्पावर करें, आप डिसएम्पावर करने के हर कोशिश जो है
उसको बरोएकार लाते हैं। आज आपने कल तक लोगों को डिसएम्पावर किया था, आज आप यूनियन टेरिटरी के किसी मिनिस्टर को नहीं बख्श रहे हैं, उधर के चीफ मिनिस्टर को नहीं बख्श रहे हैं। इन अ वे यू आर टाइटनिंग द नूज अराउंड दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स या मिनिस्टर कहें, चीफ मिनिस्टर कहें। तो ये एक मेजॉरिटेरियनिज्म का बदतरीन सबूत है और मेजॉरिटेरियनिज्म का जो इस मुल्क में उससे जो खतरात पैदा हो सकते हैं उसकी एक कड़ी। केंद्र सरकार के इस बिल की चर्चा पूरे देश में हो रही है, तो वहीं विपक्ष लगातार इसमें मीन मेख निकाल रहा है। संसद में विपक्षी सांसदों का हंगामा करना और उसके बाद पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट होकर इसका विरोध कर रहा है। इसकी पीड़ा भाजपा के सांसद जगदंबिका पाल ने भी महसूस की। तो वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, आज संसद में विपक्ष ने जिस तरह का व्यवहार किया वो निंदनीय है। क्या विपक्ष खासकर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उसके नेता जेल जाने के बाद भी कानून से ऊपर रहे? पहले हमने देखा है कि कुछ नेता जेल से सरकार चलाना चाहते थे और इस्तीफा नहीं देते थे। इस बिल से काफी पारदर्शिता आएगी। इस बिल का विरोध करने वाले नेताओं का मकसद देश में अराजकता लाना है। इससे पता चलता है कि वो संविधान का कितना कम सम्मान करते हैं। राहुल गांधी संविधान विरोधी हैं। पूरा देश देख रहा था जिस तरह की गुंडागर्दी थी। अगर संशोधन विधेयक पेश हो रहा था गृह मंत्री द्वारा, उसे प्रेमचंद्रन ने सवाल उठाया कि साहब जल्दी में, उन्होंने कहा कि हम इस बिल को जेपीसी को भेजने वाले। जब भारत के गृह मंत्री ने सदन में कह दिया स्पीकर साहब से कि हम इस, तो फिर नहेश था। इसमें लोकसभा राज्यसभा की सारी पार्टियों के सांसद उसके मेंबर होंगे, फिर विचार होगा, उसके बाद बिल आएगा। लेकिन जिस तरह से फिर कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने कागज फाड़ना शुरू किया, पहले फेंकना शुरू किया स्पीकर के चेयर पे, फिर आगे, फिर वेल में जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के और सब लोग आ गए और जिस तरह से मतलब झगड़ा करने पे आमादा हो गए, या गृहमंत्री के चेयर तक पहुंच करके जिस तरीके से किया, मतलब इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, आज तो पूरी लोकतंत्र पे एक कुठाराघात है। जिस तरह से संसदीय मर्यादाओं का आज उन्होंने उल्लंघन किया। आखिर एक संशोधन विधेयक अगर प्रस्तुत किया जा रहा था गृहमंत्री से, और गृहमंत्री ने इस बात को कह दिया स्पष्ट कि हम इस पे स्पीकर साहब प्रस्ताव करते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बन जाए, इसके बाद तो सदन को शांत होना चाहिए। इससे साफ है जानबूझ करके जो सदन लगातार बाधित कर रहे थे, आज उसकी पराकाष्ठा। क्या ये क्या संदेश उसमें देना चाहते हैं? क्या देश की प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या और कोई मंत्री वो इतने रसूखदार हो जाएंगे, कोई देश की सामान्य कानून के ऊपर रहेंगे? अगर स्वयं आज भारत सरकार में हम लोग ये तय किए, अगर माननीय प्रधानमंत्री का भी किसी भी समय का उनके ऊपर आरोप आएगा और गिरफ्त होते हैं तो उनको पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसे मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को ये देना पड़ेगा। क्योंकि इन दिनों में कुछ घटना हमारे सामने आई, सबके सामने आई, जो लोग जेल से राज्य और विभाग चलाना चाहे। क्या यही हमारी संविधान कहती है? देश की परंपरा रही है, कोई भी चुने हुए व्यक्ति, सरकार में रहे हुए व्यक्ति, अगर उन पे आरोप होती है, वो गिरफ्तार होते हैं, उनको इस्तीफा देना पड़ता है, वो पद छोड़ना पड़ता है। लेकिन इन दिनों में ये अभावनीय परिस्थिति, इस प्रकार की विशेष परिस्थिति इन दिनों में देखने को मिला। कुछ राज्यों में लोग जेल जाने के बाद भी, संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग जेल जाने के बाद भी वो इस्तीफा नहीं दिए। इसीलिए आज की परिस्थिति में ये कानून लाना अत्यंत आवश्यक रहा। ये संविधान संशोधन की कानून ये निश्चित रूप में देश के अंदर और पारदर्शिता लाने में बड़ा अच्छा रहेगा, स्पष्ट रहेगा। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के अपने वादे पर आगे बढ़ते हुए जहां सत्ता पक्ष संविधान में संशोधन कर आरोपी सांसदों, विधायकों और मंत्रियों को लेकर कड़े कदम उठाने जा रही है, तो वहीं विपक्ष इसको राजनीतिक मुद्दा बनाकर अपनी सियासी रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज।